जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द्विज कंसेप्ट में। हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे थे 6th क्लास की, और हमारी इस सीरीज का नाम है हमारे अतीत, जिसमें हमने अध्याय 2 पिछले लेक्चर में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि हम कैसे संग्राहक से आखेटक से उत्पादक की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारी इस यात्रा में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट कब आता है, जब जलवायु परिवर्तन होता है। और जलवायु परिवर्तन ने जब हुआ तो गर्मी बढ़ी, जिससे क्या हुआ कि घास के मैदानों का जन्म हुआ, जिससे उसी घास पर डिपेंड रहने वाले जितने जंतु थे, जीव थे, वो आश्रित होने लगे धीरे धीरे। और उन्हीं की वजह से जो हमारे आरंभिक मानव थे, उनका भी आकर्षण बढ़ा, अपने भोजन की तलाश में वो भी आए। अब इससे क्या हुआ कि एक तरीके का, आप कहें तो पूरा एक डेकोरम बन गया, और उन्होंने उसका पूरा लाभ भी उठाया और धीरे धीरे वो कृषक बनने की ओर अग्रसर हो गए। तो चलिए हम उनकी इस यात्रा को देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी इस प्रक्रिया का प्रारंभ किया और कैसे आज के किसानों को जन्म दिया। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम हमने जो आपको पहले पिछली क्लास में लिखा था, जो छोटा सा मैंने आपको बना कर दिया था सिनॉप्सिस, आप देख लीजिए फिर से। आखेटक से हम क्या बने? उत्पादक। उत्पादक। और बीच में क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। तो चलिए चलते हैं अपनी इस यात्रा की तरफ। अब हमारा आज पूरा ध्यान इधर रहेगा, उत्पादन की प्रक्रिया में। तो इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, और इसे हम अगर अपनी सुविधा के लिए इसको कई चरणों में बांट लेंगे, तो हमें चर्चा करना और अगर हमें आंसर भी लिखना होगा तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं। फेज 1 यानी कि चरण फर्स्ट में, पहले चरण में क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, इसको आपको देखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हुई? घरेलूकरण की। घरेलूकरण। अभी हमने आपको पहले ये बताया था कि घरेलू होने का क्या मतलब होता है। घरेलू होने का हम आज जो मतलब निकालते हैं उससे हम ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा जीवन या पूरा ध्यान उसके घर गृहस्थी में लगा हो, उसके बच्चों का पालन पोषण और परिवार को आगे सुरक्षित रखना, उनका ध्यान रखना, ये सारा उनका काम हुआ करता था। आज हम जैसे ही सोचते हैं कि घरेलू होने का क्या मतलब है, लेकिन जो परिभाषा हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी उसका तो कुछ और ही मतलब है। तो घरेलू का उन्होंने क्या अर्थ निकाला, ये आप देखिए कि उन्होंने इस प्रक्रिया को कैसे जन्म दिया। ये पूरा एक सिस्टम है। और अब हम अपने सारे तीनों चरणों में क्या करेंगे कि हम ये ध्यान देंगे कि एक ही काम हो रहा है, यानी कि कृषि, और कृषि के आज आज भी आप देखेंगे कि दो महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें एक कृषि है और एक दूसरा पशुपालन। इन दोनों को मिलाकर ही हम कृषि को एक बड़े पिक्चर के रूप में देख सकते हैं। तो ये जो आज हमारा डिवीजन है ना, ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे प्रारंभिक मानव ने ही हमें भेंट दी है। तो चलिए देखते हैं कि घरेलूकरण के अंतर्गत उन्होंने क्या किया था ऐसा। घरेलूकरण, जिसमें आप एक तरफ लिख लीजिए कृषि, दूसरी तरफ पशुपालन। पशुपालन, कृषि। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है।
अभी जो ये वाला दौर है इसमें उन्हें खेती करना आता नहीं था, वो बस चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, लगातार नजर रख रहे थे कि क्या हो रहा है। अब यहाँ क्या है, अब आप इस पर देखिए थोड़ा, यहाँ क्या किया उन्होंने, कैसे अनाजों को क्या देखा कि दाने मोटे हों, सॉरी, मोटे दाने। अभी क्या है कि जो अनाज फैले हुए थे, मतलब कि प्राकृतिक रूप से जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो प्राकृतिक रूप से धान गेहूं की अनाजों की प्रकृति ने हमें ये पैदा करके दिया। तो हमारे जो पुराने मानव थे वो क्या करते थे, उन पर देखते थे कि उनका अगर परिवार के जो बच्चे हैं महिलाएं हैं उन लोगों ने क्या किया होगा कि उन्हें बटोरना शुरू किया होगा, उनका संग्रह करना शुरू किया होगा, जिसे उन्होंने अपने भोजन के उपयोग में लाया होगा। अब लेकिन उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया कि अब अगर हमें खेती करनी हो तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने ध्यान दिया कि जिनके दाने, जिन अनाज के दाने मोटे हों, हम उनका ज्यादा लंबे समय तक उन्हें हम सुरक्षित रख सकते हैं, या हम उसमें ज्यादा पौष्टिक होगा, ये चीजें ज्यादा भोजन होगा, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। तो मोटे दाने के अनाज, इसके बाद दूसरा क्या होना चाहिए कि डंठल, उनकी डंठल मजबूत हो। मतलब कि जो पौधे हैं उनकी डंठल इतनी मजबूत हो कि उस पे अनाज का बोझ इतना ज्यादा भारी ना लगे कि वो गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जो सब्जियां थी या जो पौधे थे, जो धान और जौ और गेहूं ये था, उन्होंने उसको इस नजरिए से देखा। फिर अब क्या हुआ, पशुपालन। पशुपालन में क्या होता है कि पशुओं को कैसे उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया होगा। अब धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि हमें पशुओं को पालना है, पशुपालन करना है, तो इसके लिए क्या क्या, मतलब कौन कौन सी ऐसी क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, ऐसा कौन सा गुण उन पशुओं में होना चाहिए जिसको वो घरेलू बना सके। तो सबसे पहला तो ये हुआ कि वो पशु क्या होने चाहिए, अहिंसक, अहिंसक होने चाहिए। अब आप बताइए, अगर आपको मैं कह दूं कि आप जाइए जंगल में शेर का और भेड़िए की रखवाली करिए या उन पर आप नजर रखिए, तो क्या आप कितनी करीब से उन पर नजर रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं रख सकते। और यहाँ तक कि हम लोग तो चिड़ियाघर में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह में जाते अगर होंगे तो कैसे हम देखते हैं उनके हमारे और उनके बीच में पर्याप्त सुरक्षा रखी जाती है। क्यों? क्योंकि वो जानवर अहिंसक है। और ऐसा ही तब भी हुआ होगा, तो उन्होंने किसको पालने की सोची होगी, ऐसे जानवर जो साग सब्जियों या जो है पौधों पर डिपेंड करते हों, वो किसी के मतलब मांसाहारी ना हो। तो इसके लिए ऐसा कहते हैं कि सबसे पहला ऐसा मांसाहारी पशु कुत्ता, यानी कुत्ते का पूर्वज, जंगली पूर्वज, उसको उन्होंने पहले पाला अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन अब इन्होंने अहिंसक होने, ऐसा जानवर जो कि अहिंसक हो उसको उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। फिर दूसरा उसमें क्या गुण होना चाहिए, दूसरा ये गुण होना चाहिए कि वो कमजोर ना हो। ऐसे जानवर जो बीमार ना पड़ते हो, कम बीमार पड़ते हो, उनकी देखभाल करना वो उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक रहा होगा। इसीलिए उन्होंने मतलब शारीरिक रूप से भी वो इंटरनल हो, ऐसे कमजोरी में ना रहते हो, तो उन्होंने उन्हें पाला और अपना पशुपालन की एक जो एक आज एक संसाधन के रूप में है उसका उन्होंने उपयोग किया। फिर और उनमें क्या गुण होने चाहिए, आपने देखा अहिंसक होने चाहिए, कमजोर ना हो, और के बाद है उनकी प्रजनन शक्ति अधिक होनी चाहिए। ठीक है,
प्रजनन शक्ति अधिक हो। मतलब कि ऐसे जानवर जिनकी जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म दे सके, इससे क्या होगा कि आगे चल के वो उनके लिए धन का कार्य करेंगे। फिलहाल अभी धन जैसी चीज, संपत्ति जैसी चीज उनके मन में नहीं थी। तो अब आपने देखा कि फर्स्ट फेज में क्या हुआ, घरेलूकरण का क्या मतलब हुआ कि अपने आसपास ऐसे चीजों की संरचना करना जिसे हम अपने हिसाब से आगे ले जा सके, जिन पर हमारा पूरा नियंत्रण, उसको क्या कहा, पशुपालन और कृषि। उन्होंने सबसे पहले इन दोनों व्यवस्थाओं को जन्म दिया। अब चलते हैं आगे। फेज 1 आपने देखा, नोट साथ साथ बनाते जाइए। फेज 2, सॉरी हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में ही लिख। इसमें क्या हुआ, फिर हम इसमें भी उन्हीं को लेकर आगे चलेंगे, यानी कृषि और पशुपालन, क्योंकि हमें आरंभिक मानव को पहुंचाना है उत्पादक तक। पशुपालन। अब यहाँ क्या किया उन्होंने, यहाँ पर एक नई व्यवस्था को उन्होंने जन्म दिया अपनी आवश्यकता के हिसाब से। अभी तक तो आपने देखा कि उन्हें खेती करना आता नहीं था, बस प्राकृतिक रूप से जो चीजें उपलब्ध थी उनका उन्होंने संग्रह किया, बस उन पर नजर रखी, उनकी देखभाल की। ठीक है, अब चलते हैं कृषि। यहाँ क्या किया उन्होंने, एक व्यवस्थित तरीके से उन्होंने बुवाई की, फसल की, बुवाई से लेकर कटाई तक की। ठीक, बुवाई, कटाई, और एक आप और यहाँ लिख लीजिए, भंडारण। भंडारण। अब प्रॉपर तरीके से, एक व्यवस्थित रूप से उन्होंने अपने कृषि को, अपनी फसलों को बोना शुरू किया। अब बुवाई से लेकर कटाई के बीच में जो फसल पकेगी, तब तक क्या करना होगा, उनकी निगरानी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या, जैसे कि जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करें, चिड़िया वगैरह उसे नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए उन्हें वहां पर अपनी लगातार भूमिका को बनाए रखना होगा। तब उन्होंने क्या किया, अब वो एक जगह टिक कर रहने लगे, या मैं कहूँ कि उन्होंने अपने हिसाब से घर बनाकर वो रहने लगे। बहुत अच्छे घर नहीं बना पाए थे, क्योंकि जब इसके अगले चरण में हम देखेंगे कि घर क्या होता है। अभी उन्होंने प्रकृति से अपनी सुरक्षा के लिए छोटे मोटे घर बना लिए होंगे, घास पत्तों से, पेड़ पौधों से, इनसे ही। फिर बुवाई से लेकर कटाई तक उनको ध्यान रखना होगा फसल का, और जो बचा हुआ, मतलब अब जब उत्पादन हो गया तो उसका उन्होंने भंडारण किया। और उनका जो भंडारण करने का एक तरीके से पर्पस था, वो क्या था, पहला था भोजन, भोजन, दूसरा बीज के रूप में। अभी कोई सरप्लस नहीं है उनके पास, तो उन्होंने क्या किया, भोजन के लिए खुद भोजन करेंगे और अपनी अगली फसल की बुवाई के लिए कुछ बीज को इकट्ठा कर लेंगे, ऐसी उनकी भावना रही होगी। अब यहाँ पर जो भंडारण हो रहा है, इसमें आप ये ध्यान रखिए कि वो आप किस में रखेंगे। अभी आपके अंदर ये सवाल खुद ही आना चाहिए कि जब उन्हें पता ही नहीं है कि इनका हम भंडारण करेंगे क्या, बर्तन का कोई प्रयोग नहीं, भोजन बनाना अभी वो अच्छे तरीके से जानते नहीं है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आग की खोज हो चुकी है, ये बात आप अपने दिमाग में रखिए। लेकिन भोजन को पकाना, ये उनको, अभी तो भून के खा रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से अब ये जो अनाज है इसको कैसे पकाएंगे, इसके लिए अभी उन्होंने बर्तन का प्रयोग किया नहीं है। अभी यहाँ पर वो करेंगे भी नहीं। अब क्या कर रहे हैं यहाँ, अब इनका वो भंडारण किस में करते हैं, मिट्टी के बर्तन छोटे मोटे बना लेते थे, या फिर आप कहिए कि लकड़ी के टोकरे बना लिया करते थे,
या फिर जमीन में उसे थोड़ा गड्ढा खोद के संग्रहित कर लिया करते थे। ये हुआ उनका जीवन कृषि को लेकर के। अब पशुपालन में क्या किया? अब आप देखिए कि पशुपालन में क्या इन्होंने अलग से किया। अब यहाँ जो पशु थे वो चलते फिरते खाद्य भंडार हो गए। चलते फिरते खाद्य भंडार हो गए। ठीक है। अब इसके पहले फेज में उन्होंने पशुओं को अपनी तरफ आकर्षित किया, अपने घर के आसपास उनको आकर्षित किया कि वो उनके साथ एक तरीके से तालमेल बिठाकर रह सकें। अभी जो घरेलूकरण की प्रक्रिया थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो वहां मैं बताना भूल गई। उसमें क्या था कि जब उन्होंने कुछ पशुओं का घरेलूकरण किया, उनको अपनी ओर खींचा, तो क्या हो गया कि वही जानवर, मतलब सेम नस्ल के जानवर जो कि जंगल में रहते थे और वही जानवर जिनको उन्होंने पाला, उनमें फर्क दिखाई देने लगा। वो कैसे दिखने लगा? उनके दांत छोटे होने लगे, उनकी सींगें भी छोटी होने लगी और वो बिल्कुल अलग से दिखने लगे। अब अगर हम आपको इसका उदाहरण दें तो आप लोग क्या करते हैं? आपने देखा होगा कई घरों में कुत्ते पाले जाते हैं। कुत्ते तो वो भी हैं जो घर में पल रहे हैं और वो भी हैं जो जिनको हम गली और नुक्कड़ों पे, सड़कों पर इधर उधर आवारा तरीके से घूमते हुए देखते हैं। वो कुत्ते, उनमें और इनमें कितना फर्क हो जाता है। और वो वाले कुत्ते जो जंगल में रहते हैं, उन इन तीनों को, ये है तो एक ही चीज ना, लेकिन फिर क्या है, सबकी परवरिश में या मैं कहूँ प्राकृतिक रूप से जो उनको पाला पोसा जाता है उसमें फर्क आ जाता है। जब मनुष्य किसी का पालन पोषण करता है तो उसमें वो अपने हिसाब से चीजों को डालता है जिससे उसे उसे समस्या ना हो। ये उनकी प्रक्रिया रहती थी। तो आज हमने अगर जानवरों को अपनी तरफ पाल लिया है, पाल पोस कर हम उनको अपने घर के सदस्य की तरह रखते हैं, तो वो हमने नहीं किया, वो हमारे पूर्वजों ने हमें एक तरीके से भेंट दी है। ये हम आज भी 21वीं सदी में खड़े होकर के हम आज पशुओं के प्रति प्रेम को दिखा पा रहे हैं। फिर अब यहाँ क्या हुआ? चलते फिरते खाद्य भंडार, इसमें क्या हुआ कि अब जो पशु थे वो एक तरीके से संसाधन बनने लगे। मतलब किसका? भूख का। अगर उन्हें भूख लगी है तो उनसे क्या होता था, वो उन्हें दूध उनसे प्राप्त होता था और समय के हिसाब से मांस भी प्राप्त होता था और उनकी प्रजनन क्षमता के हिसाब से उनकी संतति भी आगे बढ़ती रहती थी। तो वो पशु एक तरीके से धन हो गए, दूसरी तरीके से भोजन भी हो गए। तो चलता फिरता खाद्य भंडार थे, ये था। अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि अब हमें सुबह उठ करके जाना है, आखेट करना है, और ये भी नहीं पता कि हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी नहीं पता था। अब ऐसा कुछ नहीं था, मानव स्थायी रूप से रहने लगा। ये आपने देखा। अब हम चलते हैं इसके अंतिम चरण में, जिसमें कि क्या होता है, आप यहाँ लिख लीजिए। नोट्स मेरे साथ साथ बनाते जाइए, इससे आप ही को लाभ होगा। और आप देखेंगे कि आपकी एक पेज में ये सब कुछ आ गया। ठीक है। चरण 3, तीसरे चरण में क्या होता है? इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुए हैं वो पशुपालन में ज्यादा नहीं हुए हैं, क्योंकि तब तक पशुओं को आदत हो गई थी इंसान के साथ रहने की। ठीक। इन्होंने इसमें क्या परिवर्तन हुआ, आप मेन मेन देख लीजिए। पहला परिवर्तन जो मेन, ये सब चीजें कृषि से ही संबंधित है, क्योंकि और कुछ उन्हें करना आता नहीं था, उद्योग वगैरह उन्हें अभी नहीं करना आता था। तो इसमें क्या हुआ, कृषि में सबसे पहले हमने आपको पहले ही बताया कि अब वो भोजन को उत्पादन करना सीख गए थे। तो अब यहाँ उन्होंने नया क्या किया, भंडारण में उन्होंने कुछ नया काम किया। जो नया है हम वही लिख रहे हैं, बाकी चीजें पुरानी है। इसमें क्या था, भंडारण। इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि जो मिट्टी के बर्तन, बहुत ही उनकी क्वालिटी में सुधार आया, गुणवत्ता में उन्होंने लगातार अपनी कोशिश जारी रखी।
अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मिट्टी के बर्तन थे, लिख लीजिए, मिट्टी के जो बर्तन थे, अब टोकरियों में उन्होंने अनाज का भंडारण नहीं करते थे, ना तो जमीन के अंदर गाड़ने का प्रयास करते थे। अब मिट्टी के बर्तन में वो भंडारण करते थे। और ये मिट्टी के बर्तन कैसे होते थे, पॉलिशदार, पॉलिशदार होते थे। और अब यही मिट्टी के बर्तन आगे भोजन को पकाने के भी काम आएंगे। तो अब आप यहाँ ये भी लिख लीजिए, भोजन पकाने के काम, भोजन को पकाने के काम आते थे। ठीक है, यानी कि अब उनकी रसोइयों में भोजन पकने लगा था। ये आप सोचिए कि कितना कितना अलग महसूस करते होंगे वो अपने को, कि हम अपने लिए भोजन को ना सिर्फ उत्पादन कर रहे हैं बल्कि हम उसे पका कर खा रहे हैं। ठीक है, अब अब आप आगे देखिए, अब क्या होता है, एक परिवर्तन घर को लेके। पहला परिवर्तन क्या हुआ, भोजन के लिए, आप यहाँ भोजन को पहला परिवर्तन। दूसरा हुआ उनके निवास को लेके। ठीक है, निवास, यहाँ पर क्या होता है कि अब वो घर बनाने लगे स्थायी, जिसका हम उदाहरण देते हैं आपको। का उदाहरण क्या था, यहाँ क्या हो रहा है, एक स्थान है बुर्ज होम, कश्मीर में, नाम पर लिख लीजिए, बुर्ज होम। यहाँ पर क्या है, यहाँ एक अलग तरीके के घर पाए गए, मतलब वो जमीन को थोड़ा सा खोद करके नीचे घर बनाते थे और सीढ़ियों से उसमें वो जाते थे नीचे, और उसे क्या कहते थे, गर्तावास, उसका नाम हुआ करता था। और यहाँ से सवाल भी पूछा जाता है, ये आप कहानी तो है लेकिन इससे सवाल भी पूछे जाते हैं कि बुर्ज होम में कैसे घर पाए जाते थे, क्या वहाँ की विशेषता थी। तो आप बताएंगे कि गर्तावास वहां पर पाया जाता था। फिर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें क्या चीजें वहां से मिली हैं, उन्हें मिला कुछ घरेलू जानवरों का, जैसे बकरियों की हड्डियां वहां उन्हें मिली, और कुछ राख के अवशेष मिले जो कि घर में और घर के अंदर, यानी कि जो गर्तावास थे उसके अंदर भी और बाहर भी। तो ऐसा लगता है कि वो जाड़े के समय जमीन के नीचे चले जाते थे, और वैसे भोजन पकाते वक्त उनका दोनों तरफ पूरा ध्यान रहा करता होगा, मौसम के हिसाब से वो अपने भोजन को अलग अलग स्थान पर पकाते थे। ठीक है, ये आपने देखा। अभी एक थोड़ा सा और भी मिला है कि अब ये लोग, जो हमने बताया था कि कपड़े, कपड़े के मामले में अब छोटा मोटा कपड़ा भी ये अपने हाथ से बुनाई वगैरह करने लगे थे। अब ये कहना मुश्किल है कि वो कपास के थे या किसके थे, लेकिन अब इनका जीवन एक तरीके से इंसानी जिंदगी की तरह हो गया था, जिसमें हम कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो इन्होंने क्या किया, अपने लिए भोजन स्वयं उत्पादन किया और मकान बनाए, इसमें झोपड़ियों के बनाई, बुर्ज होम जिसका उदाहरण है, और घर बनाए, और क्या किया, कपड़े बनाए। और बुर्ज़होम में आपको मैं और भी बता दूं कि ये कश्मीर में, आप इसको नोट भी कर लीजिए, कश्मीर में ये पाया गया। ठीक है, अब एक और उदाहरण आप लास्ट में देखिए कि इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, इस समय का सबसे महत्वपूर्ण, एक तो आपने देखा अभी ये क्या था, मृत्यु। ठीक, अभी मृत्यु पे पहुंचते हैं, इसके पहले एक और चीज यहाँ का, चरण 3 का सबसे पहले देखते हैं, हथियार। हथियार किस चीज से ये अलग हुआ, हथियार कैसे थे, ये आप देखिए, में क्या था कि अब जो इनके हथियार थे ना, वो अधिक नुकीले होने लगे, अधिक नुकीले होने लगे। अभी पत्थर के ही हैं, कोई धातु नहीं मिली है। और क्या हुआ, पॉलिशदार, मतलब उन हथियारों को और नुकीला और तेज बनाने के लिए उस पे पॉलिश कर दी जाती थी।
हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि उन हथियारों का वो क्या प्रयोग करते थे। तो अब उसी हथियार से वो जमीन को थोड़ा सा साफ करने के लिए, खोदने के लिए भी प्रयोग करते रहेंगे, जिससे उनकी फसल में और थोड़ी उर्वरता आ जाए। आपने ये देखा हथियार को लेकर के, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे मृत्यु की, सबसे इसका उदाहरण कहाँ मिला है? मेहरगढ़। पहले नाम लिखिए, मेहरगढ़। यहाँ की क्या विशेषता है? ये ईरान जाने वाले रास्ते पे पड़ता है। और मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि किरधर और सुलेमान पहाड़ियां भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या हुआ? गेहूं और धान की पहली, गेहूं और जौ की, धान की नहीं, गेहूं और जौ की सबसे पहले यहाँ खेती की गई और सबसे पहले यहाँ पशुपालन हुआ। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, यहाँ से सवाल पूछा जाता है मेहरगढ़ में क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आप इसको बोल्ड में थोड़ा सा लिख लीजिए, क्या हुआ यहाँ पर? गेहूं और जौ, इसकी खेती की गई और पशुपालन किया गया। मतलब कि हम जो जो सारा हमने कुछ आपको बताया, इसके प्रमाण यहाँ मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं? अब इन्हें ये पता चल गया कि व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। इसके पहले होती होगी, साथ में चलते थे, किसी जानवर ने खा लिया, वो खुद ही आखेटक थे, कभी आखेट करते कभी खुद बन जाते, ऐसा होता। कोई मर गया, चला गया, उससे उन्हें कोई मतलब दुख होता होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर उन्हें कारण भी नहीं पता थे, कारण तो अब भी नहीं पता थे, लेकिन वो उसको एक कहते हैं ना गरिमापूर्ण मृत्यु क्या होती है, इसका उन्होंने हमें यहाँ पर मेहरगढ़ में उदाहरण दिया। जिसमें कि उन्होंने क्या किया कि उनकी ऐसी मान्यता रही होगी कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है, जिसका उन्होंने उदाहरण कैसे दिया कि कोई व्यक्ति वहां मर गया होगा, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके साथ एक बकरी को भी दफना दिया, जिसके प्रमाण हमें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से मिले, जिसमें बकरी का कंकाल भी पाया गया मानव कंकाल के साथ। तो उन्हें लगा होगा कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, जहां पर इन्हें यानी कि इस मृतक को, इस बकरी को भोजन के रूप में प्रयोग करना होगा, इसीलिए हम इसे यहाँ पर दफना देते हैं। तो यहाँ मेहरगढ़ के बारे में पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या विशेषता प्राप्त हुई थी, तो आप बता देंगे यहाँ क्या पाया गया? एक तरीके की आप कब्र ही समझ लीजिए, जिसमें जिसमें कंकाल पाया गया मनुष्य के साथ जानवर का, मनुष्य के साथ जानवर, ये उन्होंने इसको दफना करके हमें ये उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे सामने कि मृत्यु भी गरिमापूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तब अब आप बताइए कि आपने पूरी प्रक्रिया देखी कैसे? हमने आपको पिछले भी पहले भी बताया था कि हम यानी कि हमारे पूर्वज आखेटक से कैसे वो उत्पादक बन गए और आज हम उनका विकसित स्वरूप देखते हैं। तो अब आप ये भी, और अब आप ये भी देख लीजिए कि इसी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ था, वो आप यहाँ पर देखिए, जो मैंने बताया ना हथियार, एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज छूट गई यहाँ, ये देखिए क्या है, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है, मतलब ओखली। ओखली यहाँ से पाई गई है, इन्होंने ओखली का प्रयोग किया था। तो अब आप अपने रसोई घरों में अगर ओखली को देखते हो तो आप ये मत सोचिए कि ये हमारे मॉडर्न युग का मतलब एक तरीके का एग्जाम्पल है आपके काम को आसान करने के लिए, नहीं। ये कम से कम लाखों वर्ष पहले आपके उन्हीं पूर्वजों ने आपको एक भेंट स्वरूप प्रदान की कि जिससे आप अपने भोजन को और भी स्वादिष्ट बना सकें और अपने मतलब पूरे जायके को बढ़िया बना सके, अपनी जो मेहनत है उसको थोड़ा कम कर सके, उन्होंने ये चीजें हमें दी। तो आज भी हम वहाँ के कुछ अवशेष ऐसे हैं पुराने युग के जिनका हम अभी भी प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब अभी भी हम अपने इतिहास से पीछे नहीं हटे, हम उनको अभी भी जीते हैं।
और अपनी इस जिंदगी में हम उसे जी रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमने आपको बहुत ही सरल भाषा में बताया, आपके जो चैप्टर 2 था उसको अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत किया। अब एक बात आप ये जान लीजिए, जब हम इसके पहले थे, अब ये इस युग में जो आपको मैंने तीसरा चरण दिखाया, इसमें एक परिवर्तन आपको लग रहा होगा कि अब जब इतना कुछ बदल गया है तो आखिर इसका नाम क्या होना चाहिए। तो अब नामकरण भी कर देते हैं। नामकरण क्या हुआ? नव पाषाण काल। हमारे इतिहासकारों ने इसे नव पाषाण काल कहा, पाषाण काल कहा। और इसके पहले चरण में क्या हुआ था? जब मानव ने उत्पादन करना नहीं सीखा था तो उसे क्या कहते थे? पुरा पाषाण काल। ठीक, ये बहुत ही भारी शब्द है। इसको लेने से क्या होता है ना कि दिमाग में वो पत्थर वत्थर घूमने लग जाते हैं, तो इससे लगता है कि बहुत कठिन हो गया हमारे लिए। तो आपने खुद देखा कि अब ये परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इस युग को नवपाषाण काल कहा गया। और इन पत्थरों ने, इन धातुओं ने ही वो सीमा को खींचा जिससे कि हम इतिहास में एक युग से दूसरे युग में प्रवेश करते हैं। जैसे आप देखेंगे, जब आप ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा काल ही ऋग्वैदिक काल का है, लेकिन ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल के बीच में क्या होता है? लोहा आ जाता है, लोहे की खोज हो जाती है, जिससे युग का परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि ऐसा एक मोड़ या ऐसा एक बिंदु जहां पर व्यक्ति का बिल्कुल चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हो जाए, उसकी जीवन की पूरी शैली बन जाए, व्यवस्थित हो जाए, नई चीजों का जन्म हो जाए, तो हम वहीं से मानते हैं कि इतिहास की धारा मुड़ रही है। तो अब आपने देखा इन हथियारों को और इनके कृषि की जो पूरी प्रक्रिया थी, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित किया। तो ये पूरी जो हमने यात्रा देखी, इससे थोड़ा सा अपने को भी कम बहुत ही कल्पना वाली बात लगती है कि हम कैसे जंगलों से अब हम एक व्यवस्थित घर में आ गए, एक हमारी व्यवस्था हो गई, परिवार की व्यवस्था हो गई। तो अब जब आप अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे, जब हम अगली बार मिलेंगे, तो उसमें हम अब देखेंगे कि इन किसानों ने कैसे अपने जो अनाज था उसको अधिक उत्पादन करके शहरों को जन्म दिया। अगर ये एक्स्ट्रा में, सरप्लस में चीजों को उगाते नहीं फसल को, तो शहरों का जन्म कभी नहीं होता। फिर आप आगे देखेंगे कि राज्य राज्य क्या है, उसकी क्या परिकल्पना है। अब धीरे धीरे ये किसान कर व्यवस्था, राज्य, सेना, इन सब को जन्म देते हैं, तो इनका ये मूल आधार थे। तो आज आपने ये पूरी क्लास की और यहाँ हमारा अध्याय 2 भी खत्म हो जाता है। बस इन 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो गया। मैंने बहुत ही बढ़ाकर, बहुत ही विस्तार तरीके से आपको बताया। लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो इसके बाद भी, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल जवाब देंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, या अगर आपको लगा हो कि आपकी परीक्षा में या आपकी तैयारी में या आपकी जानकारी में इसने थोड़ी भी वृद्धि की हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।